कृष्णापुर नामक गांव में दो अनाथ भाई बहन रहा करते थे। विशाल अभी छोटा था, लेकिन ज्योति विशाल से बड़ी थी। ज्योति जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटा करती थी और लकड़ियाँ काट कर जो उसे पैसे मिला करते थे, उन्हीं से वो अपना और अपने भाई का गुजारा चलाया करती थी। एक दिन विशाल आज पड़ोस के बच्चों के साथ खेल रहा होता है। तभी उसके पड़ोस का एक बच्चा बोलता है, कल मेरा जन्मदिन है, तुम सबको मेरे जन्मदिन में आना है। लेकिन विशाल, मैं तुम्हें अपने जन्मदिन में नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि तुम बहुत ही गरीब हो और मेरी मम्मी गरीब लोगों के साथ रहने के लिए मना करती है, इसीलिए मैं तुम्हें अपना दोस्त भी नहीं मानता हूँ। ऐसा क्यों बोल रहे हो सुशांत? तुम अमीर हो तो तुम्हारी अच्छी किस्मत है, लेकिन मैं क्या करूँ जब मैं गरीब घर में ही पैदा हुआ हूँ। तो अगर तुम्हें मुझे अपने जन्मदिन में नहीं बुलाना है तो मत बुलाओ, मुझे भी शौक नहीं है तुम्हारे जन्मदिन में आने का। मेरा भी अगले महीने जन्मदिन आने वाला है, फिर देखना मैं तुमसे भी बड़ा वाला केक लेकर आऊँगा। ऐसा बोलकर विशाल अपने घर में चला जाता है और जब उसकी दीदी घर पर आती है तो वो उससे बोलता है, दीदी, हमारे माता पिता कहाँ है? मुझे उनकी बहुत याद आती है। सब बच्चे अपनी माता पिता के साथ कितने खुश रहते हैं। उनके माता पिता उनका जन्मदिन भी मनाते हैं। हमारे माता पिता होते तो कितना सही रहता, वो हमारा भी जन्मदिन मनाते। विशाल मेरे प्यारे भाई, उदास नहीं होते हैं, माता पिता सदैव हमारे साथ हैं। और फिर आज तुम जन्मदिन की बातें क्यों कर रहे हो? दीदी, कल सुशांत का जन्मदिन है और उसने मुझे अपने घर पर आने के लिए मना करा। वो कहने लगा तुम बहुत गरीब हो, इसीलिए मेरी मम्मी मना करती है, गरीब लोगों से दोस्ती नहीं करनी है। कोई बात नहीं विशाल, वो अपनी मम्मी की बात मान रहा है, कितनी अच्छी बात है ना। तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा जन्मदिन भी बनाऊंगी, फिर तुम अपने दोस्तों को बुला लेना। ठीक है दीदी। अच्छा विशाल, मुझे लकड़ियाँ काटने जाना है, तुम अब घर से बाहर मत निकलना, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। ऐसा कहकर ज्योति रोज की तरह जंगल में लकड़ियाँ काटने चली जाती है। ज्योति बहुत मेहनत से लकड़ियाँ काटा करती थी और उन्हें बाजार में बेचने जाया करती थी। लेकिन जब ज्योति लकड़ियाँ काट रही होती है तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है, जिस कारण से सारी लकड़ियाँ भीग जाती है। तभी गीली लकड़ियाँ लेकर ज्योति बाजार चली जाती है और दुकानदार से कहती है, अंकल जी, बारिश आने की वजह से सारी लकड़ियाँ भीग गई है, इनके जितने पैसे बनते हैं आप मुझे उतने पैसे दे दीजिए। लड़की, मुझे बेवकूफ समझा है क्या? मैं भीगी लकड़ियों के पैसे नहीं देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ सूखी लकड़ियों के ही पैसे देता हूँ। चल निकल यहाँ से, तेरी भीगी लकड़ियाँ वैसे भी कोई नहीं खरीदने वाला है। अंकल जी ऐसा मत बोलिए, मेरी लकड़ियाँ खरीद लीजिए, वैसे भी ये सूख जाएगी, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मेरा छोटा भाई मेरा घर पर इंतजार कर रहा है, उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। मुझे लकड़ियाँ बेचकर जो कुछ पैसे मिलते हैं मैं उन्हीं से रोज राशन खरीदती हूँ और अपने छोटे भाई का पेट पालती हूँ। अगर आपने आज लकड़ियाँ नहीं खरीदी तो मैं और मेरा भाई आज भूखे ही रह जाएंगे। अंकल जी कुछ करिए ना, आप गरीब के पेट पर लात मत मारिए, ज्यादा नहीं तो थोड़े पैसे दे दीजिए ताकि मैं अपने भाई का पेट पाल सकूं। ज्योति एक एक करके सबके सामने गिड़गिड़ाती है और बहुत सारे दुकानों के पास जाती है ताकि कोई उसकी भीगी हुई लकड़ियाँ खरीद ले और उससे थोड़े पैसे दे दे। लेकिन कोई भी दुकानदार ज्योति के ऊपर जरा से भी दया नहीं खाता, ज्योति को सब भगा देते हैं। ऐसे ही ज्योति खाली हाथ अपने घर आ जाती है। तभी विशाल ज्योति से बोलता है, दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन अब तो खाली हाथ आ गई है, आप कुछ लाई क्यों नहीं? अब हम क्या खाएंगे दीदी? विशाल की बातें सुन ज्योति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ज्योति को समझ नहीं आता वो विशाल को कैसे बताए ये आज खाने के लिए कुछ नहीं है। तभी ज्योति विशाल से कहती है, विशाल तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, घर में थोड़ी सी दलिया रखी है, मैं तुम्हारे लिए वो बना देती हूँ, तुम उसको खाकर सो जाना। ऐसा बोलकर ज्योति रसोई में जाती है और विशाल के लिए दलिया बना देती है और उसको खिलाकर सुला देती है। इसी तरह 2-3 दिन तक बारिश होती रहती है, जिस कारण से ज्योति लकड़ियाँ काटने नहीं जा पाती। इस कारण से दोनों भाई बहन 2-3 दिन तक भूखे रहते हैं। भूखे रहने से विशाल की तबीयत खराब हो जाती है और उसका शरीर कमजोर हो जाता है। ज्योति अपनी इस हालत पर बहुत रोती है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे। इसीलिए वो अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़े होकर उनसे बोलती है, माँ आप तो देख रही है ना विशाल की तबीयत कैसे खराब हो गई है और मेरे पास 1 रुपया नहीं है कि मैं उसे कुछ खिला पिला सकूं। मैं कैसी बहन हूँ कि मैं अपने छोटे भाई का ध्यान भी नहीं रख सकती हूँ। माँ, पिताजी, अगर आप जिंदा रहते तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आप तो देख रहे हैं ना बारिश हो रही है, जिस कारण से मैं लकड़ियाँ काटने नहीं जा पा रही हूँ।
अब मैं किससे जाकर मदद मांगू? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा कहकर ज्योति फूट फूट कर रोने लगती है। तभी ज्योति की स्वर्गवासी माँ की तस्वीर से आवाज आती है, ज्योति बेटा, इस तरह से हिम्मत बिल्कुल नहीं हारते। मुझे पता है तुम्हारे ऊपर क्या गुजर रही होगी, लेकिन मुझे लगता है अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें वो बीज दे दूं। माँ, आप किस बीज के बारे में बात कर रही हैं? और आप तस्वीर से कैसे बोल सकती हैं? बेटा, मुझसे तुम्हारा ये दुख दर्द अब देखा नहीं जा रहा है, इसीलिए मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ा। बेटा, एक बूढ़ी अम्मा ने मुझे एक जादुई बीज दिया था। उस बीज को हम कठिन परिस्थितियों में ही इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सही समय है। मैं देख पा रही हूँ तुम कठिन परिस्थितियों से गुजर रही हो, इसीलिए तुम्हें वो बीज लेकर एक बंजर जमीन पर उसे गाड़ देना है और तुम जिस किसी चीज के बारे में सोचोगी उसकी खेती हो जाएगी। ठीक है माँ, मैं समझ गई कि मुझे किस चीज की खेती करनी है। हमारे गांव में केक की एक भी बेकरी नहीं है, इसीलिए मैं केक की खेती करूंगी और उन पैसों से अपने भाई का इलाज करवाऊंगी। ठीक है बेटा, तुम्हें जो सही लगे वो करना। वो जादुई बीज मेरी पुरानी अलमीरा में रखा है, तुम उसको निकाल कर इस्तेमाल कर लो। ज्योति अपनी स्वर्गवासी माँ की बातें सुन खुश हो जाती है। ज्योति अपनी माँ की पुरानी अलमीरा को खोल कर देखती है और उस बीज को निकाल कर एक बंजर जमीन पर लेकर डाल देती है और मन ही मन केक के बारे में सोचती है। तभी वहाँ पर केक की खेती हो जाती है। अरे वाह, माँ ने तो सही कहा था। अब मैं ये टेस्टी टेस्टी अलग अलग फ्लेवर के केक बाजार में बेचूंगी। ज्योति इतने टेस्टी टेस्टी फ्लेवर के केक बाजार में बेचने लगी। उसके केक इतने टेस्टी होते हैं कि उनकी खुशबू दूर तक आती है, जिस कारण से लोग उस खुशबू की तरफ खींचे चले आते हैं और ज्योति के सारे केक तुरंत बिक जाते हैं। ज्योति के पास अब इतने पैसे आ गए थे कि वो विशाल का इलाज करवा सके। ज्योति विशाल को डॉक्टर के पास लेकर जाती है और उसका इलाज शुरू करवा देती है। थोड़े दिनों के बाद विशाल बिल्कुल ठीक हो जाता है, जिसके बाद दोनों भाई बहन घर वापस आ जाते हैं। ज्योति विशाल को अच्छा अच्छा खाना खिलाती है, जिस कारण से विशाल बहुत खुश हो जाता है। साथ में अपने भाई को इतना खुश देख ज्योति भी खुश हो जाती है। ऐसे ही ज्योति बचे हुए पैसों से एक दुकान किराए पर लेती है, जिसमें वो अपनी बेकरी शुरू करती है। उसकी बेकरी बहुत जोरों शोरों से चलने लगती है। जब इन सब की खबर उसके पड़ोस में रहने वाली सिद्धार्थ की माँ को पता लगती है, तो वो अपने बेटे से बोलती है, पता नहीं ज्योति ने क्या जादू कर दिया है कि इसकी दुकान कितनी जोरों शोरों से चलने लगी। सारे कस्टमर इसकी दुकान पर ही आते हैं। मुझे इसकी ये खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसका इतना अमीर होना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। ऐसा करती हूँ, पता लगाती हूँ इसके पीछे क्या राज है। इतना सोचकर सिद्धार्थ की माँ ज्योति पर हमेशा नजर रखने लगी। एक दिन रोज की तरह ज्योति केक के खेत से केक लेने जाती है। हे जादुई केक के खेत, मुझे बहुत सारे टेस्टी टेस्टी फ्लेवर के केक चाहिए। ज्योति के इतना बोलते ही वहाँ पर टेस्टी टेस्टी फ्लेवर के केक आ जाते हैं, जिसकी वजह से सिद्धार्थ की माँ को पता चल जाता है कि ज्योति को इतनी टेस्टी टेस्टी केक कहाँ से मिल रहे हैं। अगले दिन ज्योति से पहले सिद्धार्थ की माँ जादुई केक के खेत में जाती है और कहती है, जादुई केक के खेत, मुझे टेस्टी टेस्टी रेड वेलवेट केक चाहिए और मुझे इतना टेस्टी केक देना कि मेरे सारे केक बिक जाए और ज्योति की बेकरी पर कोई नहीं आए। सिद्धार्थ की माँ केक के आने का वेट करती है, लेकिन वहाँ पर केक की बजाय बहुत सारे बिच्छू आ जाते हैं, जो सिद्धार्थ की माँ को काट लेते हैं। तभी वहाँ पर रोज की तरह ज्योति आ जाती है और ज्योति को सब कुछ पता चल जाता है कि आखिरकार सिद्धार्थ की माँ वहाँ पर क्यों आई थी। तभी ज्योति बोलती है, आंटी जी, ये जादुई केक की खेती तभी होती है जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं, लेकिन आप तो किसी भी कठिन परिस्थितियों में नहीं हो और आप लालच में यहाँ पर आई हो, जिस कारण से आपके साथ ये सब हुआ। हाँ बेटा, लेकिन अब मुझे बचा लो। मेरे हाथों पैरों में लाल लाल दाने हो रहे हैं और मुझे जलन हो रही है। मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मेरा बेटा अनाथ हो जाएगा। सिद्धार्थ की माँ की बातें सुनकर ज्योति को उन पर दया आ जाती है और वो केक से बोलकर सिद्धार्थ की माँ को बिल्कुल ठीक करवा देती है। जिसके बाद सिद्धार्थ की माँ वहाँ से चली जाती है। तभी ज्योति बोलती है, हे जादुई केक, मैं इन केक को बेचकर उतना ही अपने पास रखती हूँ जितने में मैं 2 समय की रोटी खा सकूँ। बाकी सभी पैसे को मैं अनाथालय में दे देती हूँ और गरीब लोगों की जरूरतों को पूरा करती हूँ। इसलिए आप हमेशा जादुई केक की खेती करते रहना। हाँ, मुझे पता है तुम जादुई केक की खेती करके अच्छा और नेक काम कर रही हो, इसीलिए हम कभी भी जादुई केक की खेती को बंद नहीं करेंगे। जिसके बाद ज्योति जादुई केक की मदद से अपना पालन पोषण करती है और साथ में गरीब और अनाथ लोगों की मदद भी करती है। इसी तरह ज्योति और विशाल का जीवन हंसी खुशी से चलने लगता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर बहुत समय पहले की बात है, कृष्णापुर गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार हंसी खुशी से रह रहा था। उस परिवार में कनिका अपने पिता मुकेश और माँ कमला के साथ रहती थी। मुकेश एक कम पढ़ा लिखा आदमी था
जो कि अपने खेतों में खेती बाड़ी करके अपने घर का खर्च चलाया करता था। कनिका की माँ कमला एक बहुत ही सीधी और सरल स्वभाव की औरत थी। कमला घर पर रहकर थोड़ा बहुत सिलाई बुनाई का काम कर लिया करती थी। मुकेश और कमला ने अपनी बेटी को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए थे, जिस कारण कनिका बहुत संस्कारी लड़की थी। कनिका 10वीं क्लास में पढ़ती थी और वो रोजाना स्कूल जाया करती थी। कनिका पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी और वो हर वर्ष कक्षा में प्रथम आया करती थी। कनिका के पिताजी के पास उनके पूर्वजों का एक छोटा सा बंजर जमीन का टुकड़ा था। मुकेश ने पहली बार अपने खेतों में बैगन का बीज बोया था, जिसमें उसने अपनी सभी जमा पूंजी लगा दी थी। परंतु इस वर्ष पानी की कमी से खेती न होने के कारण मुकेश को बहुत ज्यादा घाटा हो जाता है। घाटा होने के कारण मुकेश कुछ काम ढूंढने के लिए शहर में चला जाता है। मुकेश को शहर में एक बहुत बड़े कारखाने में काम मिल जाता है, जिसके बाद मुकेश शहर में दिन रात मेहनत करता और अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे जोड़ता। वहीं दूसरी ओर कमला भी सिलाई बुनाई करके थोड़े बहुत रुपए पैसे कमा लिया करती। इसी तरह से सब अच्छा चल रहा था कि तभी एक दिन कमला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और डॉक्टर भी उसका इलाज करने से मना कर देते हैं। गांव वाले जब ये खबर फोन पर मुकेश को देते हैं तो मुकेश जल्दी से गांव आ जाता है। मुकेश घर पहुंचकर अपनी पत्नी कमला से बात करता है। कमला, मैं आ गया हूँ, अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हें शहर के बड़े अस्पताल ले जाऊंगा और कुछ ही दिनों में तुम्हें आराम मिल जाएगा। कमला, तुम मेरी बातों को कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? कमला, तुम मुझे सुन रही हो ना? कमला कुछ नहीं बोलती क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रही थी। ये देखकर कनिका और मुकेश बहुत दुखी हो जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो कमला का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पर मुकेश को कुछ रिश्तेदार मुकेश को दूसरा विवाह करने की सलाह देते हैं। मुकेश अपनी छोटी बेटी की चिंता करते हुए और उसे माँ का सुख देने के लिए एक पार्वती नाम की औरत से दूसरा विवाह कर लेता है। पार्वती एक बहुत ही अत्याचारी और जालिम औरत थी, परंतु वो शुरुआती दिनों में तो कनिका का बहुत ध्यान रखती और उसे ढेर सारी मीठी मीठी बातें करती है। ये सब देख मुकेश को बहुत खुशी होती है क्योंकि वो हमेशा से ही अपनी बेटी को सुखी देखना चाहता था। और जब उसे पार्वती पर विश्वास हो जाता है कि वो अपनी बेटी को पार्वती के साथ अकेला छोड़ सकता है। सुनो पार्वती, मुझे तुम्हारी ममता देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि तुम सौतेली होने के बाद भी मेरी बेटी का सगी माँ से ज्यादा ध्यान रख रही हो। मैंने सोचा है अब मैं शहर लौट जाऊं और अपना काम देखूं, क्योंकि गांव में तो खेती बाड़ी करके कुछ नहीं बचता। जी, आपने बिल्कुल सही सोचा है। मैं अपनी बेटी कनिका का पूरा ध्यान रखूंगी और उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। हाँ पार्वती, मैंने तुमसे केवल इसीलिए शादी की ताकि तुम मेरी बेटी को एक माँ का प्यार दे सको। जी, आप बेफिक्र होकर चाहिए। मैं कनिका का पूरा ध्यान रखूंगी और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मुकेश पार्वती की मुँह से ये बातें सुनकर बहुत खुश होता है और खुशी खुशी शहर चला जाता है। यहाँ गाँव में मुकेश के घर से निकलते ही पार्वती के हाव भाव बदल जाते हैं और अब वो कनिका पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। सुन कनिका की बच्ची, बहुत दिन हो गए हैं तुझे बैठे बैठे खाते हुए। आज से तुझे मेरी सारी बातें माननी होगी और घर के सभी काम करने होंगे। चल जल्दी उठ, पूरे घर में झाड़ू पोछा कर। उसके बाद तुझे शाम का खाना भी बनाना है। माँ, परंतु मुझे ये काम नहीं आते। मैंने आज तक झाड़ू पोछा और खाना नहीं बनाया। कोई बात नहीं, आज से शुरू कर दे। अब तुझे रोटी तभी मिलेगी जब तू घर के सभी काम करेगी। ठीक है माँ, मैं आपकी सभी बातें मानूंगी। इस तरह उस दिन से कनिका झाड़ू पोछा लगाती और खाना बनाना शुरू कर देती है। इसी तरह दिन बीत रहे थे और पार्वती कनिका पर दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ाती जा रही थी। एक दिन कनिका बेड पर लेटी होती है कि तभी गुस्से में वहाँ पार्वती आ जाती है। ओए कनिका की बच्ची, सूरज सर पर चढ़ा आया है। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। मेरा नाश्ता कहाँ है? माँ, वो नाश्ता तो मैंने आज नहीं बनाया। आज मेरी तबीयत कुछ खराब है। मेरा शरीर ठंड से तप रहा है और मेरे बदन में थोड़ी कमजोरी है। मुझे लग रहा है अगर मैं खड़ी हुई तो गिर जाऊंगी। कृपया थोड़ी देर मुझे आराम करने दीजिए, उसके बाद मैं घर के सभी काम कर लूंगी। मनहूस, तू मर ही जाए तो ठीक है। पहले तो तू अपनी माँ को खा गई, मर क्यों नहीं गई? सच क्यों नहीं कहती कि तुझे मुफ्त की रोटी तोड़ने की आदत हो गई है? दिखने में तो भली चंगी लग रही है। मुझे पता है ये सब तेरे काम न करने के 100 बहाने हैं। माँ, सच में आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। चुप कर और घर के कामों में लग जा, नहीं तो मैं तुझे घर से बाहर धक्के मार कर निकाल दूंगी। इसके बाद कनिका जैसे तैसे बीमार हालत में पार्वती के लिए नाश्ता बनाती है। कनिका जैसे तैसे नाश्ता तैयार करके टेबल पर लगा देती है और वहाँ से किचन में बर्तन धोने के लिए निकल जाती है। कनिका की हालत बहुत खराब थी, इसीलिए बर्तन धोते समय गलती से कनिका से एक प्लेट नीचे गिरकर टूट जाती है। यह बात सुनकर जब पार्वती की नींद खुलती है तो वो सीधा किचन में जाती है। तभी पार्वती देखती है
वहाँ एक टूटी हुई प्लेट पड़ी है, जिसे देखकर पार्वती का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच जाता है। ओए कनिका की बच्ची, तूने मेरी ये महंगी कांच की प्लेट तोड़ दी। अभी बताती हूँ तुझे। माँ, ये प्लेट मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ी, मेरी तबीयत खराब होने की वजह से ये मुझसे गलती से नीचे गिर गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पार्वती कनिका के एक बात नहीं सुनती और गुस्से में आकर कनिका का चेहरा जलाने की सोचती है। पार्वती कनिका की तरफ आगे बढ़ी रही होती है कि तभी कनिका वहाँ से भाग जाती है। कनिका भागते भागते जंगल की ओर चली जाती है। कनिका अपनी सौतेली माँ पार्वती से बहुत डरती थी, इसीलिए वो पीछे मुड़कर नहीं देखती है और चलते चलते जंगल के बीचों बीच आ जाती है। कभी कनिका रुककर सामने देखती है कि उसके सामने तो जादुई 3 रास्ते हैं। कनिका को वो जादुई 3 रास्ते कुछ अजीब लगते हैं और वो वहाँ रुककर सोचने लगती है कि अब वो कहाँ जाएगी। तभी जादुई पहला रास्ता बोलता है, कनिका, तुम मेरे ऊपर से चलकर जाओ। इस रास्ते में तुम्हें ढेर सारा सोना चांदी मिलेगा, जिसकी मदद से तुम अपनी आगे की जिंदगी ऐसो आराम से जी सकोगी। नहीं कनिका, तुम मेरे रास्ते से चलकर जाओ। ये जादुई दूसरा रास्ता झूठ कह रहा है। मेरे रास्ते में तुम्हें ढेर सारी खाने पीने की अच्छी अच्छी चीजें मिलेगी, जिन्हें खाकर तुम तंदुरुस्त हो जाओगे और तुम हमेशा खुश रहोगी। कनिका, तुम इन दोनों की बातों में मत आना। ये सदैव झूठ बोलकर लोगों को फंसाते हैं। मुझे तुम ईमानदार और सच्ची लग रही हो। तुम मेरे तीसरे रास्ते पर आओ। यहाँ से आगे चलकर तुम्हें एक कुटिया मिलेगी, जिसमें 100 बूढ़ी दादी है, जिन्हें मदद की बहुत जरूरत है। अगर तुम उन बूढ़ी दादी के पास गई तो वो तुम्हें अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताएंगी, जिसकी मदद से तुम आगे का जीवन हंसी खुशी से बिता सकोगी। जादुई तीनों रास्ते की बातें सुनकर कनिका जादुई दूसरे रास्ते पर चलकर जाने का फैसला करती है। इसी तरह कनिका चलते चलते उस कुटिया के पास पहुंच जाती है। कनिका अंदर जाकर देखती है कि वो टूटी फूटी झोपड़ी तो अंदर से बहुत आलीशान बड़ी है, जिसमें पहनने के लिए सुंदर सुंदर कपड़े, खाने पीने का अच्छा सामान और भी बहुत सी चीजें रखी हुई है। ये देखकर कनिका खुश होती है और मन ही मन उस जादुई तीसरे रास्ते को धन्यवाद देती है। इस तरह उस दिन के बाद कनिका कभी लौटकर घर नहीं आती और उस जादुई घर में हंसी खुशी से रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हूँ आपसे इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।